मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सचिन खरे। और आज इस वीडियो लेक्चर में हमें स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करना है। स्थानीय स्वशासन अर्थात हमारे प्रशासन का एक ऐसा पहलू जिसमें हम प्रशासन के सबसे निचले पायदान पर आने वाले ग्रामीण स्तर के लोगों को उनका प्रशासन स्वयं करना सिखाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आज हमें इतिहास के विभिन्न पहलू एवं विभिन्न समितियों के बारे में पढ़ना है, जिसके आधार पर स्थानीय स्वशासन अपने वर्तमान पायदान पर आ पहुंचा है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने इस लेक्चर से। स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसे प्रशासनिक शब्दों में किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? आप परिभाषा समझने के पहले एक शब्द है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उसका अर्थ समझ लें। जैसे हमारे यहाँ शासन की जो पद्धति है वह है लोकतंत्र, अर्थात जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। ये हो गई हमारी शासन की पद्धति। और साथ ही साथ एक शब्द और है यहाँ पर विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि हम अपने अधिकार अपने निचले स्तर के प्रशासनिक पहलू को या निचले स्तर की प्रशासनिक कहना चाहिए कि प्रणाली को हस्तांतरित कर दें। जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय सरकार है, फिर राज्यों की सरकार है, ऐसे ही सबसे निचले पायदान पर एस्टैब्लिश कर दी गई है, स्थापित कर दी गई हैं पंचायत है। तो प्रशासन के जो अधिकार है वो केंद्र से ट्रांसफर हुए राज्यों को और राज्य से ट्रांसफर हो गए पंचायती या ग्रामीण लेवल के स्तर पर। इसे कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। इसके आधार पर हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। आया शब्द लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसे सुनिश्चित किया जा रहा है प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर, तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। यह मीनिंग होता है किसका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, अर्थात स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन का सीधा सच्चा अर्थ है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करके प्रशासन के सबसे निचले पायदान पर रह रहे लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने के लिए सक्षम बनाना, यह होता है स्थानीय स्वशासन। अब वर्तमान में ये स्थानीय स्वशासन या अपनी ये जो पंचायती राज प्रणाली है भारत में, या उसको संवैधानिक दर्जा कैसे मिला या वो अपने वर्तमान पायदान पर कैसे पहुंची है, इसका अध्ययन हमको करना है। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन भारत में मौर्य काल से ही रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ जो सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के समय से, लेकिन हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, समृद्ध सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बाद जो वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ है उसमें ग्रामीण सभ्यता के अवशेष देखने को मिले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रशासनिक ढांचा या सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा उस समय नहीं था। मौर्य काल से ग्रामीण क्षेत्र में एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था सामने आई। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन भारत में मौर्य काल से ही है। मध्यकाल में मुगलों के अधीन भी ये संस्थाएं अस्तित्व में रही हैं। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भी स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ प्रयास किए गए। मतलब आप देखिए कि प्राचीन भारत की बात करें हम तो इनकी शुरुआत यह एक समृद्ध ग्रामीण व्यवस्था जिसमें प्रशासनिक पहलू इन्वॉल्व था, उसकी शुरुआत मानी गई है कब से? मौर्य काल से। इसके बाद मध्य काल में
मुगलों के अधीन ये संस्थाएं अस्तित्व में रहीं। खासकर कि अकबर ने इन पंचायती राज व्यवस्थाओं को संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद अंग्रेजी शासन प्रणाली में मतलब आधुनिक भारत में भी इनको अंग्रेजों ने संरक्षित किया। अब अपन देखते हैं कि कैसे इनको संरक्षण मिला। तो सबसे पहले 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई तथा 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। क्लियर है? 1882 में तत्कालीन वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड अथवा तालुका बोर्ड अथवा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। देखिए, उस समय भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता, ठीक है, और प्रशासन का जो पूरा अधिकार था वो कोलकाता में बैठे हुए लोगों के पास था। वहां से ऑर्डर्स आते थे और बाकी इलाकों पर लागू होते थे। लॉर्ड रिपन ने इसकी खामियों को समझा और प्रशासन को बांट दिया उपखंड अथवा तालुका बोर्ड अथवा जिला बोर्ड में। क्लियर है? इससे शुरुआत मानी जाती है किसकी? वर्तमान की पंचायती राज व्यवस्था की। और लॉर्ड रिपन के इस कार्य को ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र कहा जाता है, क्योंकि इस मैग्ना कार्टा के ही आधार पर मतलब लॉर्ड रिपन के इस आदेश के ही आधार पर स्थानीय स्तर के लोगों को अपना प्रशासन स्वयं करने का मौका मिला था। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थिति की जांच करने के लिए वर्ष 1907 में CEH हॉब हाउस, याद रखिएगा आप, 1907 में CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग अर्थात शाही आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 1909 में प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया था। क्लियर है? यानी कि 1882 के बाद इस क्षेत्र में जो काम हुआ वो था 1960 में CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक शाही आयोग की स्थापना की गई थी और इस शाही आयोग ने 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने का मत व्यक्त किया था। क्लियर है? ये अंग्रेजों के द्वारा किए गए प्रयास थे। इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है पहले के लेक्चर्स में। अब याद करिए, इस 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। क्लियर है? और द्वैध शासन में प्रशासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक थे आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। सभी महत्वपूर्ण विषयों को आरक्षित विषयों की श्रेणी में डाला गया था और ऐसे विषय जिनसे भारतीयों को लाभ पहुंचना था उसे डाल दिया गया था हस्तांतरित विषयों की श्रेणी में। आरक्षित विषयों पर जो प्रशासन होता था वो गवर्नर जनरल अपने अंग्रेजी मंत्रियों के साथ बैठकर करते थे, जबकि हस्तांतरित विषयों पर जो प्रशासन हुआ करता था वो गवर्नर जनरल ही करते थे, लेकिन भारतीय मंत्रियों के साथ बैठकर। इसीलिए इस स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को डाला गया था हस्तांतरित विषय में, क्योंकि इससे अंग्रेजों को ऐसा कोई भी लाभ नहीं होना था, क्योंकि यह भारतीयों के हित की बात थी। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली, जो मूलतः कर्टियस की देन थी, स्थापित कर स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय, जैसा कि मैंने अभी बताया, हस्तांतरित विषय में डाल दिया गया था और इन विषयों पर प्रशासन गवर्नर जनरल अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह पर करता था, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। क्लियर? इसके बाद 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे। तो याद रखिएगा आप कि 1920 में संयुक्त प्रांत मतलब आज का यूपी, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए।
1935 का जो अधिनियम आया था, इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया था। क्योंकि आप लोग याद करिए, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम में सबसे पहली बार प्रशासनिक विषयों को विभिन्न भागों में बांटा गया था। और इसके जो महत्वपूर्ण भाग थे वो थे केंद्रीय विषय, इसके बाद थे राजकीय विषय, और उसके बाद थे कौन से, हस्तांतरित विषय, या जिसे हम बोलते हैं वर्तमान में कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है? केंद्रीय विषयों पर नियम बनाते थी केंद्र सरकार, राजकीय विषयों पर नियम बनाती थी राज्य सरकार, और जो हस्तांतरित विषय थे इस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते थे। ठीक है? तो 1935 के अधिनियम के लागू होने के बाद इस पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था राजकीय विषय के अंतर्गत। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया, और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई और एस.के. डे को इसका मंत्री बनाया गया। ये चीज भी आप लोग ईमानदारी से ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने सबसे ज्यादा बल दिया है कि ग्रामीण प्रशासन को सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों में बसता है, क्योंकि उस समय भारत की सर्वाधिक आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास किया करती थी। इसलिए गांधी जी का मानना था कि अगर भारत को सशक्त करना है तो ग्रामीणों को सशक्त करना होगा। यही गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, और आजादी के बाद इसी अवधारणा को साकार करने के लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी, जिसके मंत्री थे सर एस.के. डे। क्लियर है? 2 अक्टूबर 1952, डेट याद रखिएगा कौन सी, 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आरंभ किया गया। क्लियर है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रति जनता में रुचि पैदा करना तथा उसकी भागीदारी को बढ़ाना था। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात क्या है? ध्यान रखने लायक बात यह है कि 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य था आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इसमें जनता को अधिकार नहीं दिए गए, जिस कारण यह सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और असफल हो गया। यानी ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये पूर्ण रूपेण असफल हुआ, क्योंकि जनता को इसमें अधिकार नहीं मिले थे। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया। अब अपन बात करते हैं श्री बलवंत राय मेहता समिति की। क्लियर है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि वो विफल हो गया था, कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सिफारिश करने के लिए 1957 में, डेट याद रखिएगा, 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। कौन थे अध्यक्ष? बलवंत राय मेहता। 1957 के अंत में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। कहां से कहां तक? गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इस समिति ने सुझाव दिया। समिति ने इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा। क्लियर है? तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसका सबसे पहले सुझाव दिया था किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। 1957 में समिति बनी थी और 1957 के अंत तक इस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थी, और इन सिफारिशों में कहा गया था कि गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करनी होगी, जिसे समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा, जिसका मीनिंग मैं आपको लेक्चर की शुरुआत में क्लियर कर चुका हूं। अब इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर
सबसे निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड मतलब उससे ऊपर वाले लेवल पर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव देने के साथ यह सिफारिश भी की गई थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होना चाहिए। और ये पंचायत समिति कौन से स्तर पर थी? प्रखंड स्तर पर। क्लियर है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। अब 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी ने बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, वही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा। एनडीसी ने मंजूरी दे दी, मतलब बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी उन्हें स्वीकार कर लिया गया। क्लियर है? और एनडीसी ने ही राज्यों से सिफारिश करी कि वो इस मॉडल को अपने यहां लागू करें। अब सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में कुछ भागों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब आप इससे ये मतलब मत निकालिए कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का, ये सही नहीं है। ये सिर्फ एक प्रयोग किया जा रहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में कारगर सिद्ध होगी अथवा नहीं, इसलिए प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में इसे लागू करके देखा गया और ये सफल रही। इसीलिए औपचारिक तौर पर इसे 2 अक्टूबर 1959 वर्ष 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुरुआत की और इसी दिन से संपूर्ण राजस्थान में यह व्यवस्था लागू हो गई। तो संपूर्ण राजस्थान में पहली बार, यह संपूर्ण पूरे भारत में राजस्थान का नागौर क्षेत्र से इस पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रपात हुआ और ये राजस्थान पहला राज्य था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। अतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। इसके बाद 1959 में पूर्ण रूपेण आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में, 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में और 1964 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ और धीरे धीरे भारत के हर एक राज्य में यह व्यवस्था लागू होती चली गई। इसके बाद बनाई गई अशोक मेहता समिति। क्लियर? पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सितंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। मतलब 1957 में गठित हुई थी बलवंत राय मेहता समिति, उसके 20 वर्षों के बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया जिसमें कुल 13 सदस्य थे। अगस्त 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी। मतलब बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन अशोक मेहता समिति ने इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था को लागू करने पर बल दिया, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद होगी और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होगी। इन 2 स्तरों की सिफारिश की थी इस समिति ने। मंडल पंचायतों में कम से कम 15 से 20 हजार की जनसंख्या और 10 से 15 गांव सम्मिलित किए जाने थे। इस समिति के अनुसार जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर इसे ही समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए तथा विकास योजनाओं की तैयारी जिला परिषद व कार्यान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। इन्होंने ये कह दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो, जिसमें निचले स्तर पर मंडल पंचायत होगी मंडल स्तर पर और सबसे उच्च स्तर पर होगी जिला पंचायत, जिसमें से जो संपूर्ण योजनाएं बनाने का काम जिला परिषद करेगी
विकास योजना जिला परिषद बनाएगी और उसे लागू करेगी मंडल पंचायत। क्लियर है? लेकिन ये अपने इस कहना चाहिए सिफारिश को पूर्ण रूप में समझा नहीं पाए या प्रशासन की बारीकियों को ये नहीं समझा पाए। इसी कारण इनका जो कहना चाहिए सिफारिशें थी वो नामंजूर कर दी गई। समिति का मत था कि पंचायत के निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और ग्राम पंचायत व पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए तथा मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। क्लियर है? अब समझिए आप, अशोक मेहता ने ये सिफारिश कर दी कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव होते हैं वैसे ही चुनाव इस लेवल पर भी करवाया जाए जिसमें प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत व पंचायत समिति प्रत्यक्ष रूप से ये जो मंडल अध्यक्ष है वो चुना जाएगा और जिला परिषद का अध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। मतलब जिस प्रकार के चुनाव विधानसभा के होते हैं और विधान परिषदों के होते हैं वैसे ही चुनाव यहाँ पर भी कराए जाएंगे। ठीक है? तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी और फिर वही है राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस हो जाएगा। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद आती है अशोक मेहता समिति, परंतु अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। दूसरी चीज, इन्होंने राजनीतिक पार्टियों को खुले तौर पर प्रचार करके पंचायती स्तर पर इलेक्शन करवाने की बात करी थी, लेकिन प्रशासनिक खामियों को ये समझा नहीं पाए थे। क्लियर है? इस कारण से इनकी सिफारिशें रिजेक्ट कर दी गई थी। इसके बाद आती हैं डॉक्टर जीवी के राव समिति। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सिफारिश करने के लिए 1985 में डॉक्टर जीवी के राव समिति का गठन किया गया। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर जीवी के राव समिति। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 1986 में समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया। मतलब कितने स्तर हो गए आप लोग खुद गिन लीजिए। राज्य स्तर पर सबसे ऊंचा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, फिर नीचे आ जाएंगे, ये तो हो गया पहला, फिर जिला स्तर पर जिला परिषद दूसरा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तीसरा और गांव स्तर पर गांव सभा चौथा के गठन की सिफारिश की। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व दिया इन्होंने किसे? जिला परिषद के लिए से। इस समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव कराने तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। तो विशेष चीज इस समिति के बारे में क्या था कि इन्होंने SC, ST और महिलाओं के आरक्षण की बात कर दी थी यहाँ पर, परंतु इसकी सिफारिशों को भी अमान्य कर दिया गया। इसके बाद आई डॉक्टर LM सिंघवी समिति। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सी समिति थी जिसने सबसे पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिलाने की बात की थी, वो थी LM सिंघवी समिति। संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने, न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करते तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसा LM सिंघवी समिति कह रही है
उस हिसाब से वर्तमान में भी पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है। मतलब आज भी गैर दलीय आधार पर पंचायती राज व्यवस्थाओं का या पंचायतों का चुनाव होता है, नियमित रूप से होता है। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करते तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर अभी भी बनाया गया है, जिसकी सिफारिश करी थी एल एम सिंघवी ने। और इसके पहले जो अपन ने जीवी के राव समिति पढ़ी थी, उसमें अपन ने आरक्षण के बारे में पढ़ा था। तो उस समिति से वर्तमान में आरक्षण का मुद्दा ले लिया और यहाँ पे से गैर दलीय आधार पर पंचायतों के चुनाव कराने की बात ले ली गई। साथ ही साथ जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है संवैधानिक मान्यता की। और वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। फिर आई पी के थुंगन समिति। 1988 में पी के थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। मतलब अगर अपन बात करें पी के थुंगन समिति की और जीवी के राव समिति की, साथ ही साथ एल लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की, तो लास्ट की जो 3 समितियां हैं कौन कौन सी, जीवी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति और पी के थुंगन समिति, इन्हीं से प्रभावित हुए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी। इसके बाद ये जो लास्ट की इन समितियों के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि उस समय के या हम तात्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, वे 64वां संविधान संशोधन बिल लेकर आए थे, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की जा रही थी। क्लियर है? परंतु ये बिल लोकसभा से तो पारित हो गया, राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा सिंघवी और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के कारण विधेयक वहीं पर समाप्त हो गया। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कारण इन पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तत्पश्चात पंचायत संबंधी प्रावधानों के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 व 23 दिसंबर वर्ष 1992 को पारित कर दिया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सम्मति प्रदान की और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया और इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब पंचायती राज व्यवस्था वास्तविकता में है क्या, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।